हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है महिला सुपरवाइज़र के सिलेबस का सामान्य बीमारियों की जानकारी। आज हम जो कॉमन बीमारियों की जानकारी उसके विषय में पढ़ेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत जल्द मैं इसका एक वीडियो बनाऊँगी क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है और हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें मैंने मॉक टेस्ट नहीं डाले हैं बल्कि थ्योरी आपको पढ़ा रही हूँ और साथ साथ आपको क्वेश्चन भी बताती जाऊँगी। तो आप जब ये वीडियो देखें तो कॉपी और पेन बनाकर रखिए ताकि आप नोट्स बनाते रहें। ठीक है, क्वेश्चन प्रिपेयर करिए। बीच बीच में आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सामान्य बीमारियों की जानकारी। इसमें पहला है दस्त यानी कि डायरिया। 6 से 2 वर्ष के बालकों में अधिकांश मृत्यु का कारण होता है ये दस्त। ठीक है, और कुपोषित, अगर बालक कुपोषित है तो वो उसे दस्त की समस्या बहुत जल्दी पकड़ लेती है। ठीक है, ये बहुत खतरनाक है। कृत्रिम पोषण वाले बच्चों को 6 गुना ज़्यादा खतरा होता है किससे? दस्त से, जबकि माता का दूध आसानी से पच जाता है। देखिए, कृत्रिम पोषण यानी कि बाहर से जो पौष्टिक आहार आप लाते हो, कृत्रिम पोषण वाले मतलब कि बाहर का जो दूध रहता है उसकी अपेक्षा जो माँ का दूध है वो आसानी से पच जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दस्त की वजह से मृत्यु होने के कारण क्या क्या है ये जान लेते हैं। निर्जलीकरण और निराहार। निर्जलीकरण में क्या है? यानी पूरा का पूरा पानी ही बच्चे के शरीर से निकल गया। निर्जलीकरण मतलब बच्चे के शरीर से वैसे ही पानी पूरा शरीर से निकल गया दस्त के माध्यम से, और आप उसे पानी पिला भी रहे हो बार बार तो भी क्या फ़ायदा है? अंदर जा रहा है बाहर निकल रहा है, उसका वैसे ही रहता है वो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चा बहुत कमज़ोर हो जाता है और अंत में कभी कभार उसकी मृत्यु भी हो जाती है अगर ऐसा बना रहा दस्त। ठीक है, निराहार। किसी प्रकार का खाना नहीं दिया जाता तो आहार के अभाव में भी मृत्यु हो जाती है। तो दस्त को सरल मत समझिए कि एकदम कॉमन, जरूर से ज़्यादा कॉमन बीमारी है, नहीं। कभी कभी ये गंभीर समस्या का रूप धारण कर लेती है। तो जैसे किसी बच्चे में ऐसी परिस्थिति दिखे तो हमें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, और हल्का भोजन देना चाहिए उसे। आगे देखते हैं डायरिया के कारण। अब उसके कारण क्या है डायरिया होने के? अपर्याप्त पोषाहार और कुपोषण, इससे डायरिया जल्दी घेर लेता है। वायरल संक्रमण होना, आंत में कृमि हो जाती है। अनुपयुक्त या अपाचक आहार, दवाइयों का साइड इफेक्ट, इन कारणों से डायरिया दस्त की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब है डायरिया का उपचार। दस्त अगर हो जाते हैं तो अब उसका उपचार कैसे करें? निर्जलीकरण की रोकथाम, यानी कि उसे समय समय पर जल देते रहें। ठीक है, और देखते रहें कि पानी की समस्या उसमें ना हो। माता को पौष्टिक दूध ही पिलाएं, बाहर का खरीदा हुआ ना पिलाएं। दस्त लगने पर अधिक प्रोटीन और ऊर्जा युक्त पदार्थ खिलाना चाहिए। ठीक है, पेट साफ करने वाली दवाइयाँ ना दें ऐसी स्थिति में जब डायरिया हो से। ठीक है, दस्त के साथ अगर रक्त आता है तो जांच अवश्य कराएं। आगे देखेंगे डायरिया की रोकथाम। देखिए, डायरिया की रोकथाम और डायरिया का उपचार दोनों में अंतर है। उपचार कब किया जाता है? जब डायरिया की बीमारी हो जाती है, और रोकथाम मतलब बीमारी होने से पहले उसे रोक लिया जाए। ठीक है, तो क्या कारण है, कैसे रोकेंगे डायरिया को? अच्छा पोषाहार हो, स्वच्छता बनी रहे और स्वच्छ आदतें हैं उसकी, गंदा ना करे, है ना। नया आहार, अगर छोटा बच्चा है आप उसे पहली बार कोई आहार दे रहे हो तो अल्प मात्रा में मसल के देना चाहिए, इससे उसे दस्त की समस्या नहीं होगी। ठीक है, आगे है उल्टी। कॉमन बीमारी से शुरुआत कर रहे हैं हम, जो एग्ज़ाम में आएगा वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, उल्टी के विषय में देख लेते हैं। सामान्यतया होती है, ये बहुत कॉमन शब्द है उल्टी। ठीक है, ये तब तक सामान्य है जब तक कि 24 घंटे के अंदर वो नियंत्रित ना हो जाए। अगर उल्टी एक दिन में ठीक हो जाती है तो वो ठीक है, लेकिन अगर लगातार ये चल रही है तो गंभीर समस्या बन सकती है और इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे उल्टी का कारण क्या क्या है। आमाशय द्वारा नए आहारों या दूध को अस्वीकार कर देना। आपको कभी जब उल्टी होती है, क्यों होती है? जब हमारा आमाशय उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाता है, जो खाना आप खा रहे हो, तो वो उसे वापस फेंक देता है। अगर पच जाता है तो नीचे के माध्यम से निकल जाता है, और अगर नहीं पचता तो वापस उल्टी के माध्यम से वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, दूध में अधिक मात्रा में उपस्थित वसा का शिशु के अंदर पाचन ना होना। अगर दूध में अधिक मात्रा में वसा है तो शिशु पचा नहीं पाएगा, जिस कारण वो उल्टी कर देगा। ठीक है, आहार का अधिक अम्लीय होना, ये भी उल्टी का कारण है।
तीव्र गति से आहार लेने की वजह से, जल्दी जल्दी आप खाना खाते जा रहे हो तो कभी कभी उल्टी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कारण है। अब देखते हैं इसका उपचार क्या है। कम मात्रा में अधिक बार द्रव पेय पिएं, जितना हो सके तरल पदार्थ पिएं। पानी के साथ नमक चीनी का घोल, वो जो ORS घोल बोलते थे ना, वो उसका प्रयोग करें। ग्लूकोज का मिश्रण पिलाएं। अगर बंद नहीं होती है उल्टी तो प्रोमेथाइजिन देना चाहिए, एक दवा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आँख की बीमारी। अब इसके विषय में जान लेते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू, गुलाबी आँख। यह आँखों की आम बीमारी है जिसे हम आँख आना भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सूजन आ जाती है, कीचड़ भी आता है, तो इसे पिंक आई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, खुजली जलन होने लगती है और आँख से कुछ द्रवनुमा पदार्थ निकलता है। ठीक है, तो जो आई इन्फेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद है आई इन्फेक्शन। देखिए, आँखों का संक्रमण या आई इन्फेक्शन आँखों में होने वाली सबसे आम समस्या है। यह संक्रमण जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस, कवक, फंगल या अन्य किसी प्रकार से हो सकता है। इसकी कोई खास उम्र नहीं होती, कभी भी हो जाता है। ठीक है, और एक साथ दोनों आँखों को भी प्रभावित कर सकता है। और अगर किसी को आँख आई है या कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो उस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि फैलता है, उसकी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें 3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है ना, ये किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकी से। ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इससे आपको क्वेश्चन कैसा बनेगा, देखिए, इससे मैं पूछ सकता है कि जो बैक्टीरियल कंजक्टिविटी होती है वो किस बैक्टीरिया के कारण होती है। बैक्टीरियल कंजक्टिविटी किस बैक्टीरियल के कारण होती है, तो वो है स्ट्रेप्टोकोकीज। ठीक है, सेकंड है वायरल, ये एन वायरस के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। और उसके अलावा एक है क्या, ये क्लेमेडाइल गोनोकोकल आई इन्फेक्शन। ये जो होता है ये सेक्सुअली एडल्ट में होता है ये। ठीक है, जो सेक्सुअली एडल्ट होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं क्या है। अब इसके लक्षण देख लेते हैं क्या क्या लक्षण है। आँख आना, कीचड़ आना, आंसू आना, चुभन होती है और सूजन होती है। ठीक है, अब उपचार क्या है। एंटीबायोटिक आई ड्रॉप जैसे गेंटेमिसिन आई ड्रॉप आँखों में 6 बार 1-1 बूंद 3 दिन तक डालना चाहिए। 3 दिनों में भी अगर ठीक ना हो तो तुरंत नेत्र रोग विशेषज्ञ को ही दिखाएं आप। ठीक है, आँख से जुड़ी समस्या हमेशा नेत्र रोग विशेषज्ञ को ही चेक कराना चाहिए, घर का वैद्य नहीं बनना चाहिए। लापरवाही करके कोई भी दवाई अपनी आँखों में ना डालें, बिल्कुल ना डालें, इससे आँखों की रोशनी जाने का खतरा होता है। ठीक है, लापरवाही बरतेंगे तो आँखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब इससे बचाव, अब इससे कैसे बचाव हो सकता है। संक्रामक बीमारी है जो संपर्क में फैलती है। ठीक है, संपर्क से बचें और आंखों पर हाथ न लगाएं, यही उपचार है इसका। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या है। खसरा, आपको याद है हम टीकाकरण वाला चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो मैंने उसके बारे में बताया था, MMR वैक्सीन, DPT वैक्सीन, सभी चीज़ों के बारे में बताया था, BCG वैक्सीन। अब यहाँ है खसरा, ये भी एक बीमारी है ना, पैरामिक्सोवायरस। आपको याद रखना है खसरा किसके कारण फैलता है, पैरामिक्सोवायरस के कारण फैलता है और इसका असर संपूर्ण शरीर पर होता है। वायरस से होने वाला छूत रोग है, ये छूत से फैलता है। शुरू में इसके लक्षण सामान्य सर्दी, जुकाम, बुखार, बहती नाक, लाल सूजी आँखें, खांसी, और अगर बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा कुपोषित है, तपेदिक से पीड़ित है तो इसका ज़्यादा असर होता है खसरे का। ठीक है, रोगी बच्चे के साथ खेलने से प्रभावित हो सकते हैं। अगर कोई बच्चा है जैसे खसरे की बीमारी है और अपने बच्चे को आप उसके साथ खेलने भेजोगे तो उसे भी रोग पकड़ सकता है। 10 दिनों तक एक स्वस्थ व्यक्ति में इसके लक्षण देखने को मिल जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है और किसी के संपर्क में आ गया है तो 10 दिनों के अंदर उसमें ये लक्षण देखने को मिल जाएंगे। एक बार फैलने पर बचाना कठिन हो जाता है खसरे में। अब आपके लिए यहाँ एक क्वेश्चन है, नोट करते जाइएगा। खसरे में कौन सा टीका लगाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। अब खसरे में और क्या क्या हो सकता है देखिए। इससे कमज़ोरी हो जाती है, बच्चा चिड़चिड़ा जाता है, मुंह और गर्दन पर छोटे छोटे लाल, सफ़ेद, भूरे रंग के दाने उभर आते हैं और धीरे धीरे पूरे शरीर में, लगभग 45 दिन में पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में सबसे अंत में प्रभावित करता है ये टांगों को। ठीक है, दाने ठीक होने के बाद ये पपड़ी निकलने लगती है और निशान पड़ जाते हैं, बहुत भद्दा टाइप का दिखता है ये। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अगला देखते हैं क्या है, बचाव। अब खसरे से बचाव कैसे करेंगे। जन्म के बाद 9वें माह में खसरे का टीका लगता है। मैंने टीकाकरण वाले चैप्टर में बताया था, आप वहाँ जाके बिल्कुल देखिएगा।
बिस्तर पर आराम करने दें, पोषक आहार और अधिक तरल पदार्थ दें उसको जिसे खसरा हो गया है, तेज बुखार पर डॉक्टरी सलाह लें, संक्रमित बच्चों से दूर रहें। अगर किसी बच्चे को खसरा हो गया तो उस रोगी को 10 दिनों तक स्कूल या बाहर नहीं भेजना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। टिटनेस। अब है टिटनेस की बीमारी के विषय में पढ़ेंगे हम। टिटनेस क्या चीज़ है? इसको लौकजा भी कहते हैं। टिटनेस को क्या कहते हैं? लौकजा। लौकजा, अगर लौकजा शब्द से आएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। टिटनेस को लौकजा भी कहते हैं क्योंकि इसमें जबड़े जो हैं वो जाम हो जाते हैं। ठीक है, अत्यंत खतरनाक और कष्टदायक रोग है ये। मृत्यु की काफ़ी संभावना होती है इसमें, और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। मैं जितने भी रोग बता रही हूँ उसके वायरस बता रही हूँ कि किसके कारण फैल रहा है, वो क्वेश्चन है आपके। ठीक है, ये आपको नोट डाउन करके रखना है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से फैलता है। शरीर में चोट लगने से जब घाव बन जाता है तब ये जीवाणु जो है धूल, गोबर इत्यादि के ज़रिए घाव के रास्ते शरीर में चले जाते हैं। कहते हैं कि पुराना खीला चुभ गया तो ये उसमें ज़्यादा वो होता है ना। बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत कष्टदायी होती है। ठीक है, खास करके पुराना जंग लगा लोहा, तो बोला जाता था ना पहले टिटनेस का इंजेक्शन लगा लो तो 6 महीने के लिए फुर्सत हो जाओ। ठीक है, ये जीवाणु होता है, याद रखना है। ये इन पुरानी चीज़ों में ही पाया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखते हैं आगे क्या है। गलघोंटू यानी कि डिप्थीरिया। गलघोंटू मतलब नाम से ही पता चल रहा है गला को घोंटने वाला। गलघोंटू मतलब गला को घोंटने वाला। ठीक है, इसमें क्या है? कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी। डिप्थीरिया से डिप्थीरी नाम याद रखना। ये वायरस जनित रोग है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन बनते हैं इससे। श्वसन नली को प्रभावित करता है ये, और किस शरीर के किस पार्ट को प्रभावित करता है ये विशेष तौर पर याद रखना है। बाकी कुछ याद रखें ना रखें, वायरस फैलने का कारण और प्रभावित होने वाला अंग ये याद रखें। 5 साल की आयु तक के बच्चों को होता है। गले में अटैक करता है, ये टॉन्सिल के पास गले में झिल्ली पड़ जाती है और सांस लेने में परेशानी उत्पन्न करता है। गलघोंटू, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, गला को घोंटने वाला। ठीक है, श्वसन तंत्र पर अटैक करता है ये। आगे देखते हैं इसकी पहचान क्या है। गले में खराश, सिर दर्द, ठंड लग के बुखार आ जाना, गले में सूजन, आवाज़ में भारीपन और सांस लेने में परेशानी, खाना ठीक से ना खाना, ये इसकी पहचान है। ठीक है, कभी कभी पहचान पे क्वेश्चन आ सकता है और अलग अलग बीमारियों के नाम दे देगा, तो आपको पहचानते भी आना चाहिए किस बीमारी में क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बचाव क्या क्या है। 3 से 9 माह की उम्र में ये ज़्यादा होते हैं। 1 माह के अंतर में DPT के 3 टीके लगवा दें। DPT याद आया, हमने टीकाकरण में पढ़ा था। हर टीके में 1 माह का अंतर अवश्य रखें। 3 से 9 माह की अगर बच्चे की आयु की उम्र में से टीका लगाया जाता है, कौन सा? DPT का, वो इससे बचाव करता है। इस पे भी गलघोंटू बीमारी पे भी DPT का टीका दिया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, DPT क्या है इसका मतलब? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। ठीक है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, ये आपको याद रखना है। पर्ट्यूसिस मतलब होता है काली खांसी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? गलघोंटू किससे होता है? तो ये होता है प्रोटोजोआ बैक्टीरिया वायरस। कवक तो आपको बताना चाहिए कि किससे होता है। ऑप्शन आ जाएंगे, गलघोंटू किससे होता है? प्रोटोजोआ बैक्टीरिया वायरस कवक ऑप्शन दे देगा, तो आपको बताना है कि वायरस जनित रोग है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नोट करना है। टॉन्सिल के पास जो झिल्ली, गले में झिल्ली पड़ जाती है, उसमें सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, और 9 माह पूरे होने से पहले 3 टीके ज़रूर लगवा देना चाहिए बच्चों को। ठीक है, ये इतनी चीज़ें याद रखनी है आपको, क्योंकि आगे चल के आपको बच्चों से ही डील करनी है। ठीक है, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, सफाई पर ध्यान देना चाहिए, और बीमार बच्चे के कपड़े और बलगम खिलौने अलग रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अब आगे है काली खांसी यानी कि कुकर खांसी। ठीक है, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस बोलते हैं इसे। बोर्डेटेला पर्ट्यूसिया जीवाणु से फैलने वाला रोग है। रोग कौन सा रोग है और उसका कौन सा वायरस है या कौन सा जीवाणु के माध्यम से फैल रहा है, ये याद रखना है। श्वसन तंत्र को प्रभावित कर रहा है, क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। कौन से अंग को प्रभावित करता है ये? तो ये है श्वसन तंत्र को। ठीक है, इसमें पहले तो साधारण खांसी आएगी, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो वो काली खांसी में बदल जाती है। ठीक है, और ये 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर ज़्यादा असर करती है। तो बच्चा अगर लगातार खांस रहा है, असर नहीं हो रहा दवाई का, तो उसे तुरंत डॉक्टर से चेक कराएं कि कहीं उसे काली खांसी तो नहीं हो गई है।
ठंड के मौसम में ये तेज़ी से फैलती है, जाड़े के मौसम में ये बहुत तेज़ी से फैलती है। ठीक है, इसकी पहचान क्या करोगे आप? सर्दी जुकाम, हल्का बुखार, कमज़ोर बच्चा हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, बच्चा, खांसी तेज़ी से आती है, चलती रहती बिना रुके खांसी। ठीक है, सांस लेते समय चेहरा एकदम लाल पड़ जाता है, उल्टी के साथ बलगम भी निकलने लगता है। ये इसकी पहचान है। ठीक है, आगे देखते हैं। काली खांसी से बचाव कैसे करोगे? 1 माह के अंतर पर 3 से 9 माह के बीच में, इसमें भी किस चीज़ का टीका लगेगा? 3 टीके लगेंगे। कौन से? DPT के टीके लगवाए जाते हैं। DPT का फुल फॉर्म क्या है? अभी बताया था, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। ठीक है, पोषाहार, देखिए कोई भी बीमारी लग जाए, अगर आप उसे स्वच्छ और अच्छा हेल्दी फूड दे रहे हैं, पोषाहार दे रहे हैं, तो ही कोई मतलब है उसके ठीक होने का। ठीक है, हवादार और स्वच्छ कमरे में रखना चाहिए, रोगी को हमेशा गर्म पानी से साफ करते रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। TB, तपेदिक, क्षय रोग, कितने नाम है इसके। ठीक है, राजयक्षमा भी बोलते हैं इसे, तो ये नाम आपको याद रखना है। इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन दिया जाता है, इस इंजेक्शन का नाम याद रखना है आपको। क्षय रोग, माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबरकुलोसिस, ये 2 नाम आपको याद रखना है। माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबरकुलोसिस नाम की बैक्टीरिया के कारण होती है। MTB, ठीक है, कभी कभी MTB वर्ड से पूछ सकता है। तो ये फेफड़ा, सांस फूलना, खांसी से खून आना, ये इसके सिम्टम्स हैं, है ना। एक दवाई होती है PAS, यानी कि पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, है ना, और आइसोनिजाइड, ये गोलियां होती हैं, ये दी जाती हैं। ठीक है, एक समय में डॉट्स बहुत चलती थी, डॉट्स का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो याद रखना है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, दवा भी ली जाती थी, लेकिन अब जो नवीनतम दवाई है विलिसिन, ये ली जाती है। छूत की बीमारी, ये कुपोषित बच्चों पर अधिक ज़्यादा असर करती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन बन सकता है, TB के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? क्या बताया था मैंने? BCG का टीका लगाया जाता है। और BCG का फुल फॉर्म क्या है? बताया था ना, क्या बताया था मैंने? BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? जब टीकाकरण वाला पढ़ा रही तब बताई थी। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैलमेट-गुरियन। ठीक है, तो आपको याद रखना है। बच्चों का प्रतिरक्षा तंत्र उतना मजबूत नहीं होता है जिससे कि ये सारी बीमारियों को झेल सकें। ठीक है, आगे देखते हैं। पहचान क्या है इसकी? अभी बताया, शरीर कमज़ोर हो जाता है, वजन में कमी आ जाती है, लगातार गिरावट आती है, एकदम से खांसी आएगी, चलती रहेगी, बलगम के साथ खून, सिर दर्द और बुखार। ठीक है, देखिए सभी रोगों की पहचान लगभग एक जैसी दिख रही है, लेकिन आपको कोई एक वर्ड पकड़ के चलना है जिसे आप पहचान सको। ठीक है, आगे देखते हैं। बचाव, कैसे बचेंगे? जन्म के समय या 3 से 9 माह की आयु में या कभी भी BCG का टीका लगाया जाता है। TB में BCG का टीका लगाया जाता है। BCG का फुल फॉर्म क्या होगा? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बता रही हूँ किस तरह से आ सकता है। ठीक है, घर के किसी सदस्य को TB हो तो बच्चे को जल्दी पकड़ लेती हुई बीमारी। ठीक है, दूध, अंडा, फल, दाल देते रहें, ये पौष्टिक आहार है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है निमोनिया। मेरे पास एक कमेंट आया था कि निमोनिया आपने पढ़ाए हो क्या, ये मिल नहीं रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। निमोनिया, ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी से होता है। ये एक या फिर दोनों फेफड़ों पर संक्रमण करता है। क्वेश्चन क्या बनेगा? किस चीज़ से होता है ये? डिप्लोकोकस न्यूमोनी से होता है ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीवाणु जनित रोग है, ये जीवाणु से होता है, याद रखना है, और जानलेवा होता है, और ये एक साथ दोनों फेफड़ों पर असर करता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि जीवाणु जनित हो सकते हैं, उसमें क्या क्या है? ये किसी भी आयु वर्ग में हो सकता है, ठंड लग के बुखार आना, या फिर आपको 2 जीवाणुओं के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? निमोनिया के अंतर्गत आपको 2 जीवाणु के नाम याद रखने हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और क्लेमाइडोफिला निमोनिया। ठीक है, विषाणु जनित रोग भी हो सकते हैं, जैसे कि फ्लू वायरस होता है ना, ये श्वसन विषाणु द्वारा होता है, और गर्भवती और हृदय रोगी के लिए अत्यंत घातक होता है ये निमोनिया। ठीक है, लक्षण क्या क्या है इसके? सूखा कफ, बुखार, छाती में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी होगी। तो ऐसे कोई भी सिम्टम्स हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। आगे देखते हैं चेचक।
ये विषाणु जनित रोग है, यानी कि बड़ी माता कहते हैं इसे, इस नाम से जाने होंगे आपने। वेरियोला वायरस इससे फैलता है ये। इसमें प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? चेहरे पे, आपने देखे होंगे, ठीक है। तेज बुखार, बदन दर्द, लाल धब्बे पड़ जाते हैं चेचक के, ठीक है। अगर मैं कोई बीमारी का नाम ले रही हूँ तो उससे रिलेटेड आपको इमेज नेट में सर्च करके देखनी है कि कैसा दिखता है, ठीक है। बहुत गंभीर परेशानी हो जाती है इसमें, ये और ये विषाणु जनित रोग है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। चेचक हो गया है, अब क्या है? गलसुआ, ठीक है। चेचक आप जान गए विषाणु जनित रोग है। अब है गलसुआ, ये मस वायरस के कारण होता है, ठीक है। ये मस वायरस के कारण होता है और ये विषाणु जनित रोग है। यह पैरोटिड ग्रंथि में संक्रमण की वजह से होता है। ये आपको याद रखना है, कहाँ पाया जाता है ये? पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है। पैरोटिड ग्रंथि कान के नीचे तक जो होती है और मुंह में लार और थूक बनाती है वो, ठीक है। लार ग्रंथि को प्रभावित करता है गलसुआ। MMR का टीका लगाया जाता है, यह भी याद रखना है। और यह सभी बच्चों को 15 माह की आयु में दिया जाना चाहिए। क्या? ये टीका MMR का, ठीक है। गले में सूजन हो जाती है। पोलियो, अब हम पढ़ेंगे पोलियो के विषय में। पोलियो के विषय में अधिकांश लोग पता है, सब जानते हैं। पोलियो वायरस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कौन सा बीमारी किस तंत्र को प्रभावित करता है ये आपको याद रखना है, किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हाथ पैर में लकवा, गर्दन में अकड़न, ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है, ठीक है। अब है रेबीज, हाइड्रोफोबिया। ये नाम आपने बहुत टीवी में या पिक्चरों में सुना होगा। रेबीज हाइड्रोफोबिया कहते हैं। रेबीज वायरस से होता है और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है ये। पानी से डर, कई बार आपने देखा होगा, पानी से डर और बेचैनी लगने लगती है। लकवा, ये इसके लक्षण है, ठीक है। आगे देखते हैं। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म है। और HIV वायरस के कारण ये होता है। और किस पर वार करता है? ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, कमज़ोरी आ जाती है। और अगर आपको एड्स हो गया है और कोई नई बीमारी घेर लेती तो वो स्थायी रूप से बन जाती है, फिर वो मरने के बाद ही पीछा छोड़ती है, ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है। इसमें कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट। यहाँ से भी कई क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, ठीक है। आगे देखते हैं। डेंगू ज्वर, हड्डी तोड़। डेंगू ज्वर मतलब होता है हड्डी तोड़। इसमें इतना दर्द होता है, हड्डियाँ टूटे जैसी लगती हैं। ये अरबो वायरस से होता है, ठीक है। और संपूर्ण शरीर इससे प्रभावित होता है। हड्डियाँ तो ऐसी चटकती हैं कि क्या बताएं अब। आँखों, पेशियों और जोड़ों में भयानक तरह का दर्द होता है। डेंगू जब होता है तो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। जब भी आपको डेंगू की शिकायत रहेगी तो डॉक्टर क्या चेक करने के लिए बोलता है? प्लेटलेट्स, ठीक है। इसमें प्लेटलेट्स की जांच की जाती है। प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं मतलब डेंगू आपको घेर लिया है। हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं इसे। आपको यहाँ से कितने? 3 क्वेश्चन बन गए आपके, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। इन्फ्लुएंजा, ये मिक्सो वायरस के कारण होता है और संपूर्ण शरीर प्रभावित करता है। गलशोध, छींक, बेचैनी, इसके लक्षण हैं। मेनिंजाइटिस, ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। बहुत आसान है, ठीक है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस या पीलिया या जॉइंटिस, यकृत, लीवर को प्रभावित करता है ये। देखिए, हेपेटाइटिस क्या करता है? लीवर को प्रभावित करता है। पित्त वर्णक अधिक हो जाता है, पूरी बॉडी पीली हो जाती है। देखिए, जब पीलिया होता है ना, जब पीलिया हो जाता है तो बॉडी पीली हो जाती है। लेकिन पीली क्यों होती है? जब खाना खाया जाता है अमाशय में, तो हमारा जो अमाशय है वो क्या करता है? एक रस छोड़ता है। जब खाना खाया जाता है तो जो हमारा अमाशय है वो एक रस छोड़ता है जो उसके पित्ताशय से निकलता है। किसके? अमाशय के, ठीक है। अमाशय एक रस छोड़ता है जो उसके पित्ताशय से निकलता है, जिसे पित्त रस कहते हैं, जो कि एक क्षार होता है। वो खाना को पचाने के लिए हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो वो पित्त का जो कलर होता है ना, वो होता है पीला, जिसके कारण ये पीली बॉडी पूरी पीली दिखती है। ये लीवर पर आक्रमण करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। ट्रैकोमा, आँख की कार्निया में वृद्धि। ट्रैकोमा, आँख की कार्निया में वृद्धि। कहाँ की बीमारी है ये? आँख की बीमारी है। आँख की कार्निया पर अटैक करता है। यहाँ से क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। आगे है छोटी माता। बड़ी माता किसको कहते थे? चेचक को। और छोटी माता चिकन पॉक्स, ठीक है। चेचक के टीके से काम हो जाता है इसका, छोटी माता का, ठीक है। इतना याद रखना है आपको। आगे देखते हैं। प्लेग,
अब आ गई कौन सी बीमारी? प्लेग। पास्ट्यूरोला पेस्टिस यानी कि यार्सिनिया पेस्टिस, इनको महामारी में गिना जाता है। ये आपके लिम्फ पर अटैक करता है, लिम्फ पर अटैक करता है तो बुबोनिक प्लेग होता है। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? बुबोनिक प्लेग। जब रक्त वाहिनियों पर अटैक होता है तो वो सेप्टिसिमिक प्लेग होता है। जब रक्त वाहिनियों पर आक्रमण होगा, प्लेग का जब रक्त वाहिनियों पर आक्रमण होगा तब वो कौन सा आक्रमण होगा? सेप्टिसिमिक प्लेग कहलाएगा। और जब फेफड़ों पर आक्रमण करेगा वो तो न्यूमोनिक प्लेग होगा वो, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब लिम्फ पर अटैक होता है तो वो बुबोनिक प्लेग होता है। ठीक है, जब लिम्फ पर अटैक होगा तो बुबोनिक प्लेग कहलाएगा। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको जानकारी के लिए बता रही हूँ। लिम्फ पर अटैक होगा तो वो बुबोनिक प्लेग कहलाएगा, रक्त वाहिनियों पर अटैक होगा तो वो सेप्टिसिमिक प्लेग कहलाएगा, और जब फेफड़ों पर अटैक होगा तो वो न्यूमोनिक प्लेग कहलाएगा। बस, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। इसमें क्या होता है? बहुत तेज़ बुखार और त्वचा पर काले धब्बे हो जाते हैं प्लेग में। ठीक है, आगे देखते हैं। हैजा विब्रियो कॉलरेस से होती है, विब्रियो कॉलरेस से होती है। छोटी आंत व आहार नाल को प्रभावित करती है। देखिए, अभी जो मैंने प्लेग पढ़ाया उसमें आपने चूहों के बारे में भी सुना होगा। ठीक है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, किस चीज़ से होता है हमें ये इम्पोर्टेंट है, और उस वायरस पे कहाँ अटैक करता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हैजा विब्रियो कॉलरेस से होती है। छोटी आंत और आहार नाल को प्रभावित करती है। दस्त और उल्टी होती है और गंदे पानी से होता है ये हैजा। गंदे पानी पी लेने से, गंदे पानी में रहने से हैजा प्रभावित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुष्ठ रोग, सबसे क्या कहें इस रोग को, आप तो जानते ही होंगे। कुष्ठ रोग मतलब कोढ़ निकलना। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु से होता है। इसका नाम याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन गया आपका। त्वचा व तंत्रिका तंत्र पर प्रभावित करता है ये। हाथ पैर में विकृति आ जाती है, गांठ बन जाती है, त्वचा पर दाद हो जाता है। कुष्ठ रोग आप जानते होंगे। ठीक है, सिर्फ जीवाणु का नाम याद रखिए। माइक्रोबैक्टीरियल लेप्री जीवाणु से होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, त्वचा पर कोढ़ निकल आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। आंत को प्रभावित करता है। आंत्र ज्वर भी कहते हैं इसे, टाइफाइड को आंत्र ज्वर भी कहते हैं। इसमें सिर दर्द, बुखार तेज ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आगे है कवक द्वारा होने वाले रोग। अब कवक द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं ये देखेंगे। दमा यानी कि अस्थमा, स्पर्जिलस फ्यूनिगेट्स से होता है ये। जो भी जीवाणु विषाणु कवक के बारे में बता रही हूँ वो आपको याद रखना है, आप लिख कर रखिए इस चीज़ को। फेफड़े को प्रभावित करता है, बस इतना याद रखना है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो यही से बनेगा, बस इतना ही। ठीक है, दमा मतलब होता है अस्थमा। ठीक है, और कभी कभी डॉक्टर इन्हेलर लेने की सलाह देता है ना बचाव के लिए। देखिए, आगे है गंजापन, पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। टीनिया कैपिटिस के कारण होता है ये। सिर के बालों पर असर होता है, गंजा हो जाते हैं। ठीक है, फिर उस जगह पर बाल नहीं निकलते। आगे देखेंगे। दाद, दांत की समस्या से हर कोई, अधिकांश लोग ग्रसित हो जाते हैं। रिंगार्ड सबसे अच्छा नाम याद आया होगा आपको। ठीक है, माइक्रोस्पोरम लेनासन से होता है। त्वचा पर इसका असर होता है, दाद हो जाते हैं। ठीक है, छाले, कई कारणों से छाले हो सकते हैं। कभी कभी पेट की खराबी के कारण हो सकते हैं। एनाइजर मोनीलिया से होता है ये, और गले और मुंह में छाले हो जाते हैं। ठीक है, एनाइजर मोनीलिया, ये आपको याद रखना है। एनाइजर मोनीलिया से होता है और गले और मुंह में छाले हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एथलीट फुट, नाम से ही क्लियर है, टीनिया पेडिस कहा जाता है। ये उनको होता है जो एथलीट होते हैं। ट्राइकोफोटोनिकुल से होता है ये। ठीक है, पैर को प्रभावित करता है ये एथलीट के। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग, अभी हमने कवक से जनित रोग देखे, अब देखते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग क्या है। ठीक है, निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपेनोसोमा से होता है ये जो सीसी मक्खियों के में चिपक जाता है, और जब वो मक्खी आपके खाने में है ना आई और अपने खाने में बैठी तो वो ट्रिपेनोसोमा आपके अंदर चला गया, तो फिर निद्रा रोग आपको घेर लेती है। ये लसिका ग्रंथि पर वार करती है। शारीरिक और मानसिक निष्क्रियता होती है, कमज़ोरी होती है, और ये ट्रिपेसेमाइड, ये नाम याद रखना आपको। ट्रिपेसेमाइड नाम की दवाई है जो ट्रिपेसेमाइड,
नाम की दवाई का पूरा कोर्स करके इससे ठीक होते हैं। ठीक है, टिपरसेमाइड नाम की दवाई का पूरा कोर्स करके इससे ठीक होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पैचिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। नाम थोड़ी डिफिकल्ट है लेकिन याद तो आपको जैसे तैसे रखना ही पड़ेगा। पैचिस किससे होता है? एंट अमीबा, बस इतना भी याद रख लीजिए जो आगे पता चल जाएगा। हिस्टोलिटिका की वजह से होता है और यह बड़ी आंत को प्रभावित करता है। पेचिस, दस्त में आंव और खून की मात्रा ज़्यादा आना। ठीक है, एंट्रीकोनाल, आयरोफार्म और मैक्साफार्म ये दवाएं हैं। ये 3 दवाएं आपको याद रखनी है। दवाओं के नाम से पूछ सकता है। मैक्साफार्म किस बीमारी में लिया जाता है? तो पेचिस में। ठीक है, एंट्रीकोनाल, आयरोफार्म और मैक्साफार्म ये दवाएं ली जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। मलेरिया सब जानते हैं, प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। मादा एनीफिलीज द्वारा फैलता है, ये मच्छर के द्वारा। ठीक है, एक मादा एनीफिलीज मच्छर है, उसके द्वारा फैलता है। ठंड के साथ बुखार आ जाता है, लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट कर देता है मलेरिया रोग। अधिकांश मृत्यु मलेरिया के कारण होती है दुनिया में, पता है आपको। खून की कमी होती है। कुनैन, पेलोड्रिन, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन इसके लिए प्रयोग होती है। देखिए, कुनैन, पेलोड्रिन, इनसे कई क्वेश्चन बन सकते। अब जैसे कुनैन क्या है, कुनैन किस पेड़ से प्राप्त होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, और साथ साथ नोट डाउन करके रखें। तो ये प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है, मादा एनीफिलीज द्वारा फैलता है। ठंड के साथ बुखार, ये लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट कर देता है। किस बीमारी में लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं? मलेरिया में। ठीक है, आगे देखते हैं अब। पायरिया, दांतों की बीमारी, सबने सुना होगा। एंट अमीबा जिंजीवेलिस से होता है ये। पायरिया एंट अमीबा जिंजीवेलिस से होता है। मसूड़ों में पस जम जाना, दांतों की जड़ों में घाव हो जाता है और विटामिन सी के स्रोत हैं इसे दूर करने के लिए, यानी खट्टी चीज़ें। विटामिन सी मतलब खट्टी चीज़ें। कहा जाता है कि अगर आप डेली एक आंवला खाओगे तो कभी जीवन में आपको पायरिया रोग से प्रभावित नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। काला जार, काला जार यानी कि लीशमैनिया डोनोवानी, ये बालू मक्खी से फैलती है। किससे फैलती है? ये बालू मक्खी से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें तेज बुखार आता है। काला जार लीशमैनिया डोनोवानी जो है वो बालू मक्खी से फैलती है और इसमें तेज बुखार आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आनुवांशिक रोग, अब आनुवांशिक रोग देख लेते हैं जो वंश के आधार पर चला जाता है। वर्ण अंधता, डाल्टेनिज्म यानी कि कलर ब्लाइंड। ठीक है, लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती, इनमें अंतर समझ नहीं पाते। सबसे ज़्यादा इसमें पुरुष प्रभावित होते हैं और स्त्रियां इसकी वाहक होती हैं। ठीक है, पुरुष सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़रूर होते हैं लेकिन स्त्रियां इसकी वाहक होती हैं, मतलब वो बीमारी लेकर आती हैं, कहा जा रहा है ये। अब कुछ प्रॉब्लम होती होगी तभी ऐसा होता होगा। ठीक है, स्त्रियों से तो पूरा संसार चलता है, वो बच्चों को जन्म देती है तो बीमारियां भी उनमें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, आगे देखते हैं। डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म, ये अर्धसूत्री विभाजन की अनियमितता से होता है। जाइगोट में विकसित भ्रूण कुछ समय पश्चात मर जाता है इसमें। ठीक है, ऐसी समस्या हो तो बच्चा मंद बुद्धि पैदा होता है, जीभ टेढ़ी, कुछ ना कुछ उसमें समस्या उत्पन्न हो जाती है डाउन सिंड्रोम में। ठीक है, मंगोलिज्म ये आपको याद रखना है। बच्चा मंद बुद्धि और उसकी आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी, किस बीमारी में होता है? तो वो होता है मंगोलिज्म यानी कि डाउन सिंड्रोम में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। हीमोफीलिया, स्त्रियां इसकी वाहक होती हैं। रक्त का थक्का नहीं बनता इसमें। विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनाने में काम करता है। ठीक है, लेकिन इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, मतलब हीमोफीलिया हो गया आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। टर्नर सिंड्रोम, यह रोग स्त्रियों में होता है। इससे स्त्रियां बांझ हो जाती हैं। बांझपन की समस्या कई बार उत्पन्न होती है, आपने सुना होगा, है ना, अपने आसपास किसी को देखा भी होगा। इसमें क्या होता है? स्त्रियों में होता है ये रोग टर्नर सिंड्रोम का। इससे स्त्रियां बांझ हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अन्य रोग में क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट है? बेरी, यह भोजन में विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। इस रोग से बचने के लिए आपको B1 की कमी पूर्ति करनी चाहिए। जैसे कौन कौन से पदार्थ लेने चाहिए? मटर, खमीर, अंडे की जर्दी, दूध, चावल की भूसी, हरी साग सब्जियां इत्यादि का सेवन करना चाहिए। किससे बचने के लिए? बेरी रोग से बचने के लिए। और ये किस विटामिन की कमी से होता है? B1 की। ठीक है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनेगा।
अगला है सुखंडी, जिसे रिकेटस रोग भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इसमें अस्थियां क्षीण हो जाती हैं। ठीक है, मतलब हड्डियां नरम और भंगुर हो जाती हैं, बिल्कुल नरम। ठीक है, क्षीण होने लगती हैं हड्डियां। बस इतना आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, और विटामिन डी की कमी के कारण होता है, ये याद रखना है आपको। हड्डी में क्षति होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये। ठीक है, जेनेटिक भी हो सकती है बीमारी, कई बार ये रिकेटस की बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है ना। अगर ये वयस्क में होता है, क्या सुखंडी रोग अगर वयस्क में होता है तो इसे क्या कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। अगर ये रोग, सुखंडी का रोग अगर वयस्क में दिखाई देता है तो ये इसे कौन सा रोग कहेंगे हम, ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। कंकाल जैसा दिखने लगता है इंसान। ठीक है, कौन सा रोग कहेंगे अगर बड़े को होता है तो, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, अब देखते हैं मधुमेह। यह गुर्दे से संबंधित रोग है जो इंसुलिन नामक हार्मोन के पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण होता है। ठीक है, इस रोग के होने पर क्या क्या चीज़ें पर पाबंदी लग जाती है, चीनी, चावल, आलू, मिठाई, ये सब से बचना चाहिए। अगर आप खाओगे ज़रूर से ज़्यादा ही तो आपको मधुमेह की बीमारी घेर लेती है। ठीक है, और इसमें इंसुलिन की सुई लेनी चाहिए बचने के लिए। ठीक है, कई बार इनका चेकअप कराया जाता है, और अगर इनको कोई घाव हो जाता है ना तो फिर वो ठीक नहीं होता। ठीक है, अधिकांश लोग जानते होंगे, इस बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्ट्रोक बहुत इम्पॉर्टेंट, किसी पेपर मैंने पढ़ा था ये शायद। अब जो बीमारियों के बारे में बता रही हूँ वो बीमारियाँ मैंने पेपर में देखी हुई हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन में मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। पक्षाघात कहते हैं। ठीक है, जब अचानक मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त की आपूर्ति रुक जाती है, रक्त बहना बंद हो जाता है, या मस्तिष्क की कोई रक्तवाहिका फट जाती है और मस्तिष्क की कोशिकाओं के आसपास की जगह में मस्तिष्क में की नस फट जाती है, खून बढ़ जाता है। जब मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है तो क्या होता है, रक्तस्राव होने लगता है कि आदमी को क्या हो गया, मस्तिष्क का दौरा पड़ जाता है। ठीक है, इसे जैसे दिल का दौरा पड़ जाता है, ठीक है, वैसे मस्तिष्क का दौरा पड़ जाता है। पक्षाघात में आमतौर पर शरीर के एक हिस्से को लकवा मार जाता है स्ट्रोक में। ठीक है, सिर्फ चेहरे या एक बाँह या एक पैर या शरीर या चेहरे की पूरी एक और लकवा मार सकता है। ठीक है, एक और पूरे एक शरीर का पूरा एक साइड में लकवा मार सकता है आपको, या दुर्बलता आ सकती है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनेगा, इसे और क्या कहते हैं, मस्तिष्क का आघात नाम से भी इसको जानते हैं। स्ट्रोक को पक्षाघात तो कहते ही है, साथ में मस्तिष्क का आघात किसे कहा जाता है, तो स्ट्रोक। ठीक है, याद रखेगा, इसे क्वेश्चन बनेगा। अगला देखते हैं, साइजोफ्रेनिया। यह एक मानसिक रोग है जो युवा व्यक्तियों को ही होता है। साइजोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है जो युवा व्यक्तियों को होता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति कल्पना जगत में खोए रहते हैं। ठीक है, वास्तविक जगत से उनको मतलब नहीं रहता, वो कल्पना जगत को ही सच समझते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साइजोफ्रेनिया में कल्पना जगत की महत्वता होती है, वास्तविक जगत की अपेक्षा उसमें ज़्यादा उनको ज़्यादा सत्य मानते हैं वो लोग, और ये मानसिक रोग है और ये युवाओं को ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पीत ज्वर या येलो फीवर। ठीक है, येलो फीवर एक संक्रामक और तीव्र रोग है जो सहसा आरंभ होता है। ठीक है, इसमें ज्वर, वमन, मंद नाड़ी, मूत्र में एल्बुमेन की उपस्थिति, रक्तस्राव तथा पीलिया के लक्षण होते हैं। पीला ज्वर, पीला बुखार। ठीक है, इस रोग का कारण एक सूक्ष्म विषाणु है। किससे होता है ये, सूक्ष्म विषाणु से होता है, विषाणु जनित रोग है। ठीक है, जिसका संवहन ईडीज इजिप्टियाइज यानी कि स्टिगोमिया फेसियाटा जाति के मच्छरों द्वारा होता है। ये नाम याद रखना है आपको, ईडीज इजिप्टियाई यानी कि स्टिगोमिया फेसियाटा, ये जाति के मच्छरों द्वारा होता है। ठीक है, बस आगे देखते हैं क्या है। पशु महामारी या रिंडर पेस्ट। ये रिंडर पेस्ट मैंने कम से कम 6 से 7 साल पुराने पेपर में मैंने पढ़ा है, रिंडर पेस्ट। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन ये वाला तैयार किया है। पशु महामारी या रिंडर पेस्ट पशुओं को लगने वाला एक विषाणु जनित और संक्रामक रोग था। ठीक है, लेकिन अब ये विश्व से समाप्त हो चुका है, लेकिन ये नाम यूनिक लगा इसलिए रखा है। यह भैंस और कुछ अन्य पशुओं को लगता था। ठीक है, इस रोग से ग्रसित पशु को ज्वर, अतिसार, है ना, मुंह से लार टपकना, ये लक्षण देखने को मिलते थे। रिंडर पेस्ट से आपको याद रखना है,
रिंडर पेस्ट से आपको याद रखना है कि ये पशु महामारी है, ठीक है, ये पशुओं की बीमारी है, आपको ये याद रखना है। रिंडर पेस्ट एक पशुओं की बीमारी है, ठीक है, और अब ये विश्व से पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। मुंह से लार टपकना, अतिसार, ज्वर, ये इसके रोग हैं, पशुओं को लगने वाला रोग है रिंडर पेस्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे इम्पॉर्टेंट नोट्स जो आज मैंने तैयार किए हैं। ये इसी से आपके पिछले 6 से 7 साल में इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार, इसलिए मैंने इसमें मॉक टेस्ट नहीं रखा है, ताकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद मॉक टेस्ट से निकालें, समझें, नोट्स बनाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप फिर भी चाहते हो कि मैं आपको नोट्स तैयार करके दूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, तो मैं आपको ज़रूर इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी सिर्फ मॉक टेस्ट का, जिसमें सिर्फ कॉमन बीमारियों के मॉक टेस्ट रहेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप खुद तैयार कीजिए, इसलिए मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन भी बताती चल रही थी। तो फ्रेंड्स ये थे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा आज का। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, इसकी जानकारी यूज़फुल लगी होगी। मैं इसमें वही चीज़ें लाई हूँ जो आपके पिछले 6 से 7 सालों में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन है, जिससे अधिकांश क्वेश्चन आपके इसी से आते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू।